बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं वकास और आप देखें हैं लर्निंग फॉर हेल्प। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ हफमैन इनकोडिंग। ये टॉपिक है, ठीक है जी, 7.2 टॉपिक है और जो लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है वो 24 स्टार्ट होता है हमारे कोर्स का फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिथम का। तो ये क्या है कि अगर मतलब ये जो हमारा लुबे लुबाब ये है कि इसमें मतलब जो काफ़ी लेंथी कोड होगा तो उसको ये कंप्रेस करता है, ठीक है। मतलब अगर काफ़ी लंबा करैक्टर हो तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि एस्की है, जो एस्की करैक्टर है यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। अब इसमें जो है हर करैक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है फिक्स लेंथ के साथ, ठीक है। जो कोड वर्ड होते हैं उसमें जो बिट्स होते हैं वो 8 बिट इस्तेमाल होता है हर करैक्टर के लिए, ठीक है। अगर हमारे पास तो ये फिक्स लेंथ कोड जो है ना वो पॉपुलर होते हैं यानी मशहूर हैं, क्योंकि ये इसका जो फ़ायदा है कि वो आसानी से तोड़े जा सकते हैं, ठीक है, हर उस करैक्टर में। तो ये वाला जो सवाल है ये 2 नंबर का आपके पेपर में आ सकता है कि इसके जो बेनिफिट है या इसका जो एडवांटेज है वो बताएं, तो आप यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इनको जो एक्सेस करना है ना वो आसान होता है क्योंकि सबका एक फिक्स होता है, तो हमें पता होता है कि इसका कोड ये है और इसका ये है। तो आप गूगल भी कर सकते हैं कि हर एक का कोड क्या है एस्की में, ठीक है। जो फिक्स लेंथ कोड होते हैं ना वो कह रहा है कि कभी एफिशिएंट नहीं भी होते, मोस्ट एफिशिएंट नहीं होते। कब जो टोटल क्वांटिटी है ना डेटा की वो अगर हमने मिनिमाइज करनी हो। फर्ज करें अब जो ये करैक्टर है हमारे पास, ठीक है, ये कितने करैक्टर हैं, ये 10 है। आप इनको काउंट करें, ABACDAACAC है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप ये टोटल काउंट करेंगे ना तो ये 10 बनते हैं यानी 10 बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम इसको एस्की में रिप्रेजेंट करते हैं तो एस्की में मैं भी आपको बताया कि हर जो करैक्टर है वो 8 बिट का है। तो 10 क्योंकि करैक्टर हैं, ये 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 8 बिट 80 बिट बनते हैं, ठीक है। इस यानी जो स्ट्रिंग है इसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं एस्की में तो उसके लिए हमें 80 बिट्स चाहिए, ठीक है। जबकि जो हफमैन एनकोडिंग है इसके ज़रिए आप देखेंगे कि हम यही जो ये जो स्ट्रिंग है हमें ये हम बहुत ही कम यानी बिट्स में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, जो हफमैन एनकोडिंग है वो उसको कंप्रेस कर देगा। अब यहाँ से हमारा जो हफमैन एनकोडिंग है एल्गोरिथम है वो स्टार्ट होता है, ठीक है जी। अब इसमें जो यानी कि हर करैक्टर को हम गिनेंगे कि कौन सा करैक्टर कितनी बार आया है सॉरी। अच्छा, अब आप देखें ये जो ए है, अब काउंट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। ए कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 बार ए आया है, ठीक है। तो हम इसमें जो है ना एक टेबल बना लेते हैं। तो जो करैक्टर है वो लिखते हैं और उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है कि कौन सा करैक्टर कितनी बार आया है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी जो है हम जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है उसको टोटल यानी जो करैक्टर होते हैं उस पर हम डिवाइड कर देते हैं। मसलन ए जो है 5 बार आया है और बी आप काउंट करें, बी जो है सिर्फ और सिर्फ 1 बार आया है। और इसी तरह सी कितनी बार आया है, देखें 3 बार सी आया है। और डी कितनी बार आया है, डी 1 बार आया है। तो इसमें जो सबसे कम यानी कि रिपीट हुआ है वो बी और डी है, सिर्फ और सिर्फ 1 बार, ठीक है। अब इसकी जो ये करैक्टर हो गए हमारे पास, ये करैक्टर देखें टोटल 4 हैं, यही बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब इसमें ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 है क्योंकि वो 5 बार रिपीट हुआ है। बी की 1 है, सी की 3 है और डी की 1 है। अच्छा, अब इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमने निकालनी है। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपने क्या करना है कि जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको टोटल करैक्टर पे आपने डिवाइड कर देना है, ठीक है। मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 5 है, अब ये टोटल कितने हैं, 10 है ना, तो 5/10 यानी 5 तक़सीम 10 करेंगे तो जवाब आ जाएगा 0.5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 होगी। इसी तरह इसकी 0.1 निकलेगी, यानी 1 को डिवाइड कर देंगे 10 के ऊपर, इस तरह 3 को डिवाइड करेंगे 10 के ऊपर तो 0.3, और 1 को डिवाइड करेंगे 10 के ऊपर 0.1। अब सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी है वो इसकी है, बी की और डी की, ठीक है। अब इसमें जो अगला पार्ट आता है वो ये कि अब हमने एक बाइनरी ट्री क्रिएट करना है, ठीक है। बाइनरी ट्री क्रिएट करना है, उसमें जो है उसके साथ उसका सैम्बल दिया होगा और उसके साथ उसका मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो ए की 5 है, तो ये इसका सैम्बल है ना, ए का सैम्बल क्या है 5 है।
और बी सैम्पल कर, ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 है और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 है, जबकि एक और करैक्टर है उसका ये सैम्पल है बी और इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। इसी तरह सी की 3 है और डी की 1 है। अच्छा, अब इसमें जो है ना हमने एक ट्री बनाना होगा, ठीक है। मिन हीप आपने पहले भी पढ़ा है, जो कि डाटा स्ट्रक्चर में डिस्कस किया गया है कि उसमें जो रूट नोड होता है ना उसकी जो यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो उसकी वैल्यू होती है, वो जो उसके दोनों नोड है ना, चाइल्ड है, ठीक है, राइट और लेफ्ट, उनसे कम होती है मिन हिप में, जबकि मैक्स हिप में उससे ज़्यादा होती है। मसलन फर्ज करें अगर हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, 4, 3 और 2, ठीक है, तो मिन हिप जो है ना वो 2 जो है रूट नोड बनेगा। क्यों? जो 2 है उसकी वैल्यू सबसे कम है तो वो रूट नोड बनेगा और बाकी उसके चाइल्ड नोड बन जाएंगे दोनों। तो मिन हिप में जो रूट नोड होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो उन दोनों चाइल्ड नोड से कम होती है। अच्छा जी, अब इसी तरह ये बनाना है कि एक हमने ट्री बनाना है, जो यानी कि जो लीफ होगा ना, जो नीचे होगा, एक होता है रूट, एक होता है लीफ। जो रूट होता है वो ऊपर होता है, ठीक है, और जो लीफ पार्ट होता है वो नीचे, यानी कि पत्ते वगैरह, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है ना ग्रीडी पार्ट आ जाता है, क्योंकि ये ग्रीडी एल्गोरिथम है। अभी यहाँ पे आपने पढ़ा था, ये ग्रीडी एल्गोरिथम है, हफमैन एनकोडिंग ग्रीडी एल्गोरिथम है। अब इसमें ग्रीडी पार्ट क्या है जी? ग्रीडी पार्ट यह है कि सबसे कम जो जिनकी फ्रीक्वेंसी है वो वाले नोड जो हैं आप ढूंढें, जो कि आप देखें आप कौन से हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी कम है। एक बी है और एक डी है, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को मिला के एक हमने ट्री बनाना है, यानी मतलब अगर हम ट्री बनाते हैं, मसलन यह है कि अगर आप देखें कि हमने एक इधर बना लेना है ऐसे और इस तरह, एक हमने ट्री बना लेना है, यानी ये जो सबसे कम है जो फ्रीक्वेंसी दोनों की, इस तरह हमने ट्री बनाना दोनों को मिला के, ठीक है। अच्छा, क्रिएट अ न्यू नोड विद दीज 2 नोड्स एज चिल्ड्रन। एक हमने जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है और इसकी भी कम है, दोनों की कम है ना, तो दोनों हम एक इस तरह बनाएंगे, यानी एक लेफ्ट बन जाएगा और एक राइट बन जाएगा। जब ये राइट और लेफ्ट बन जाएगा तो इसका एक रूट नोड होगा, ठीक है। तो ये इसके चाइल्ड कहलाएंगे, यानी जो सबसे कम वेट होगा वो इन साइडों पे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, अब हमने इसी तरह करते जाना है, मतलब जो हम वो ट्री बनाएंगे तो वो जो चाइल्ड होंगे ना उन दोनों की फ्रीक्वेंसी मिला के टोटल जो फ्रीक्वेंसी होगी उन दोनों को जमा करके रूट नोड की बनेगी। मसलन अब एक एक जो है ये कम है, ठीक है, रूट नोड की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है, उन दोनों के मजमूए के बराबर। वो कैसे? जब हम ये सोडोकोडिस का एल्गोरिथम का करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। इसमें जो यूज़ होगी वो मिन हीप होगी, ठीक है। इसमें जो यूजिंग जो फ्रीक्वेंसीज वगैरह होंगी वो मिन हीप का जो कह लो कि स्ट्रक्चर है वो यूज़ होगा। 2 नोड जो होंगे उनको कंबाइन करेंगे और प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे। प्रायोरिटी क्यू क्या होती है? ये एक डाटा स्ट्रक्चर से एक अलग सा टॉपिक है। प्रायोरिटी क्यू में हर जो एलिमेंट होगा ना उसकी एक प्रायोरिटी होती है, मतलब उसकी तरजीह दी जाती है कि मतलब ये वाला जो एलिमेंट है ये पहले आएगा और ये वाला बाद में आएगा, तो हर एक का एक प्रायोरिटी होती है, तो उसको प्रायोरिटी कहते हैं। अब इसमें जो है हम देखें हम एक ट्री बनाना चाहते हैं, ठीक है, हफमैन। अब उसमें n सैम्बल्स होंगे, सैम्बल्स अभी आपने पढ़े A B C D जो पढ़े हैं, ठीक है, वो 1 से n होंगे। इसी तरह उनकी फ्रीक्वेंसी भी 1 से n होगी। अच्छा, अब एक लूप है जो चलेगी 1 से लेकर n तक, मतलब स्टार्ट से लेकर n तक जाएगी, ठीक है। एक से कम जो काउंट स्टार्ट करना है वो 1 से करना है। फिर जो ट्री नोड होगा, मतलब जो ट्री हम बनाएंगे उसका जो नोड होगा उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, और एक उसका सैंपल होगा, वो दोनों स्टोर हो जाएंगे ट्री नोड में। ट्री नोड को हम टी का नाम दे देते हैं, ठीक है, कि यानी जो हम ट्री नोड बनाएंगे उसकी एक सैंपल भी होगा और फ्रीक्वेंसी भी होगी। जो आई है वो है, ठीक है, वो जो यानी कि कह लो कि रूट नोड या कोई भी नोड बन रहा है, ठीक है, उसको आई।
अब जो नोड बन रहा है उसकी सैम्पल भी होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, तो ट्री नोड उसकी जो वैल्यू है वो टी में स्टोर हो जाएगी। अच्छा, प्रायोरिटी क्यू आ जाएगी, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है आई, यानी कि आई की जो फ्रीक्वेंसी है और जो अभी ये ट्री बना है, ये टी जो बना है, ठीक है, ये दोनों इंसर्ट हो जाएंगे प्रायोरिटी क्यू में। फिर एक और जो होगा वो फॉर लूप चलेगी, वो आई से स्टार्ट, यानी आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगी और वो जाएगी n-1, यानी जो टोटल नंबर होंगे उनमें से एक कम तक ये लूप चलेगी। मतलब जो काउंट स्टार्ट होगा वो 1 से स्टार्ट होगा और टोटल n से -1, यानी कि एक कम तक ये चलेगा। अच्छा, अब इसमें क्या करना है कि जो एलिमेंट है वो रिमूव होगा प्रायोरिटी क्यू से, वो x में स्टोर हो जाएगा। इसी तरह प्रायोरिटी क्यू से एक और जो एलिमेंट रिमूव होगा वो y में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यानी कि इनकी जो वैल्यू है वो x और y में आ गई। अब हमने एक ट्री नोड बनाना है, न्यू ट्री नोड, ठीक है, उसको हमने वैल्यू असाइन कर दी z, मतलब जो नया ट्री नोड हम बना रहे हैं उसकी जो सैम्पल है वो z है। अच्छा, जो x जो रिमूव होके इसमें इसकी वैल्यू स्टोर हुई थी, यानी प्रायोरिटी क्यू से जो एलिमेंट रिमूव हुआ था वो x में आया था और इसी तरह y में आया था। तो जो x है वो जो वैल्यू उसमें आई थी वो बन जाएगा, यानी जो z जो ट्री बन रहा है उसका लेफ्ट बन जाएगा और जो y है उसका राइट बन जाएगा, ठीक है। एक जो ट्री होता है उसके लेफ्ट और राइट होते हैं, ठीक है। तो बाइनरी ट्री में क्या होता है कि एक लेफ्ट चाइल्ड होता है, एक राइट चाइल्ड होता है। तो वो कह रहा है कि x जो है लेफ्ट हो जाएगा और y क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब जो z की टोटल फ्रीक्वेंसी होगी वो x की फ्रीक्वेंसी और y की फ्रीक्वेंसी दोनों को जमा करके हासिल होगी। मसलन फर्ज करें अभी जो हमने नोड कम से कम वाला बनाया, एक की फ्रीक्वेंसी 1 है और दूसरे की भी 1 है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी जमा होगी, 1 जमा 1 कितनी हुई, 2, तो वो बन जाएगी z की फ्रीक्वेंसी। मैं आपको ये ऊपर दिखा देता हूँ। मतलब अब इनसे अगर हम मिल के बनाते हैं, ठीक है, तो b की फ्रीक्वेंसी 1 है और d की भी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी प्लस होगी, वो z की बन जाएगी जो रूट होगा, ठीक है, यानी रूट नोड होगा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो टोटल फ्रीक्वेंसी होगी किसके हासिल से, एक b के और d के दोनों के, तो 1 जमा 1 2 बन जाएगा, तो वो किसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, z की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फिर क्या करना, जो z है खुद और जो z की फ्रीक्वेंसी है दोनों प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट हो जाएंगे और ये काम इस तरह चलता रहेगा। लास्ट में हमें जो है ना प्रायोरिटी क्यू, यानी जो रूट नोड होगा ना वो हमें हासिल हो जाएगा, जो लास्ट वाला रूट नोड होगा वो हमें हासिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सोडो कोड इसका है। अच्छा, अब ये देखें, अब इसमें जो है ना हफमैन इनकोडिंग, अब हमने क्या करना है, अब ये इस डायग्राम को आप रहने दें। अब वो कह रहा है कि हर जो करैक्टर है ना उसको हम एक कोड वर्ड असाइन करते हैं, ठीक है। मसलन अब देखें डी है और बी है, दोनों को मिला के एक रूट नोड बना था, ठीक है, डी और बी हो गया। फिर जो रूट नोड है वो एक चाइल्ड बन गया, अब ये जो रूट नोड होगा ये चाइल्ड बन जाएगा और जो दूसरा है वो सी है, ठीक है, क्योंकि उससे इन दोनों से जो ज्यादा है वो सी की है। अब ये जो रूट नोड है ये चाइल्ड बन जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह अब ये रूट नोड बन गया, ठीक है, ये सी हो गया। और इसी तरह अब ये जो सी है इसकी फ्रीक्वेंसी इन दोनों डी और बी से ज्यादा थी, ये देखें इसकी 3 थी, ठीक है। और लास्ट में जो रूट नोड आएगा वो ए आएगा, ठीक है, जो एक वो चाइल्ड बनेगा। अब देखें यहाँ पर ए आ गया। अब वो कह रहा है कि इनको ना वैल्यू असाइन कर दो, ठीक है, आपकी मर्जी है कि लेफ्ट वाले को आप 0 कर दें और राइट वाले को 1 कर दें, ठीक है। आप इनकी वैल्यू असाइन करते हैं। फर्ज करें जो लेफ्ट वाला है उसको हम वैल्यू 0 असाइन करते हैं और राइट वाले को 1 असाइन करते हैं, ठीक है। इस तरह असाइन वैल्यू करते जाएं। अब 0 हमने इधर ए को असाइन कर दी और 1 इसको असाइन कर दी, इस तरह 0 इस तरफ और 1 इस तरफ, 0 इस तरफ और 1 इस तरफ, ठीक है। अब हर एक को वैल्यू एक असाइन हो चुकी है। ये क्योंकि आप जानते हैं बाइनरी है, बाइनरी कोड है ना 0 और 1, क्योंकि 2 ही होते हैं इसमें। अब हर जो है ना नोड, अब ये डी है, बी है, सी है और ए है, इनका एक कोड बन गया है। अब आप देखें अगर हम डी तक आते हैं,
डी तक आते हैं तो टोटल हम जो रास्ते में जो आएगा हम उसको काउंट करेंगे। अब देखें टोटल रास्ते में क्या आता है 1 1 1, तो डी का यानी कि डी तक एक्सेस करने के लिए जितने भी कोड रास्ते में आते हैं, अब देखें 1 1 1, तो डी का कोड क्या हो गया 1 अब देखें हमने इसको एक्सेस करना है, तो फिर हम इस तरह चलते हैं, एक 1 ये आ गया, ये 1 आ गया, फिर 0 आ गया, तो बी का कोड क्या हुआ 1 1 0 1 1 0। इसी तरह अगर हम सी की तरफ आते हैं तो सी का जो कोड बनेगा वो 1 0 बनेगा, जबकि ए का जो कोड बनेगा वो 0 बनेगा। ठीक है, अब हर एक के कोड हमें मिल गए हैं, मतलब डी का भी कोड हमें मिल गया है, बी का भी, सी का भी और ए का भी। बी का जो कोड है वो 1 1 0 है, डी का कोड 1 1 1 है, और सी का कोड क्या है 1 0 और ए का कोड क्या है 0। ठीक है, ये कोड वर्ड इसके बन गए हैं। अब इनको अगर हम दोबारा से उस तरह लिखते हैं, अब ये देखें अगर हम पूरा यानी कि करैक्टर लिखते हैं, अच्छा इसका ये फार्मूला है एक्सपेक्टेड इनकोडिंग लेंथ, अगर हमने इसकी मालूम करनी है तो उसके लिए एक फार्मूला है। ठीक है, अब ये अल्फ़ाबेट कौन कौन से हमें यूज हुए, अल्फ़ाबेट सी है, अब इसमें जो करैक्टर हैं, ठीक है, ए बी सी डी है, टोटल ये 4 हैं और इन्हीं से मिलकर सारा बना है। तो अगर हम इनको एस्की में यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आप देखें 8 एन 10, एन की जगह एन से मुराद नंबर है, एन 10 है, टोटल 10 है ना, आप ये देखें इनको काउंट करें तो टोटल 10 बनते हैं, तो 8 ज़रब 10 80 बनते हैं ना, 80 बिट बनते हैं एस्की में। ठीक है, अब हफमैन इनकोडिंग जो है ना उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखें हर एक का हमने कोड टेबल में लिख देना है। अब ए का कोड मैंने अभी आपको बताया है कि अब ये पहले पे नंबर पे ए है ना, तो ए का कोड 0 है, फिर क्या है बी है, बी का कोड क्या है 1 1 0 है, इसी तरह ए है, अब ए का कोड दोबारा 0 है, फिर सी करैक्टर है, सी का 1 0 है, फिर डी करैक्टर है 1 1 1 है। ठीक है, अब हर एक के कोड हमने पहले मालूम कर लिए हैं, फिर डी 1 1 हो गया, और ए का फिर 0, ए का फिर 0, सी का फिर 1 0, फिर ए का 0, फिर सी का 1 0। अच्छा, अब ये टोटल जो बिट है ना हम अगर काउंट करते हैं, ठीक है, 0 एक ये बिट हो गया, 3 ये हो गए, 4 5 5 और 2 7 7 और 3 10 11 12 और 2 14 और 1 15 15 और 2 17, यानी 17 टोटल बिट हमें चाहिए होंगे इस करैक्टर को स्टोर करने के लिए या स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए। आप देखें कितना कम हो गया है, कितना कंप्रेस हो गया है। पहले हमें जो चाहिए थे वो 80 बिट्स चाहिए थे और अब हमें सिर्फ और सिर्फ टोटल 17 चाहिए। तो कितनी हमारी सेविंग हो चुकी है, कहाँ पे 17 और कहाँ पे 80। ठीक है, अच्छा अब इसके लिए अब इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम जमा करते हैं फिर उनको n से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इनकी प्रोबेबिलिटी जमा करें सब की, 0.5 एक ही हो गई। ठीक है, सही है। उसके बाद इशारिया 0.1, फिर देखें 3, फिर 0.3 2, अभी टोटल जो बनती है 1.7 बनती है। ठीक है, 1.7 को अगर आप n से मल्टीप्लाई करें कितना बनता है, 17 नहीं बनता, n हमारे पास कितना है 10, तो 10 1.7 ये 17 बनता है। अब इसमें जो हमारे पास फार्मूला है मालूम करने का, ठीक है, अभी देखें जो कास्ट ऑफ इनकोडिंग ट्री है उसकी जो कास्ट अगर हमने इनकोडिंग ट्री की मालूम करनी है टी की, तो उसके लिए फार्मूला यही है n सिग्मा, ठीक है, x रिलेशन होगा c से, यानी कि जो भी अल्फ़ाबेट वगैरह होंगे, p x जो p x है, अब इसमें प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, यहाँ से देखें जो p x है वो प्रोबेबिलिटी है किसी करैक्टर की, जबकि जो DTX है ये जो फार्मूला हमने यूज़ किया। ठीक है, कास्ट मालूम करने के लिए। अब ये जो कोड वर्ड है ना, कोड वर्ड और जो भी होगा उसकी लेंथ मालूम करने का, यानी कि ये जो DT है DTX, ठीक है, ये कोड वर्ड की जो लेंथ है ना वो कोई भी प्रीफिक्स T हो सकता है उससे रिलेटेड मालूम करने का। अब ये फार्मूला आपने याद रख लेना है। ठीक है, जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बिट्स हैं जो हमने मालूम करने हैं, कोई भी टेक्स्ट हमें दिया जा सकता है तो उससे मालूम करने का ये वाला फार्मूला है। ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। ठीक है, अब ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब हमारा जो अप्रोच है वो ये कि हफमैन इनकोडिंग
भाई ठीक है या नहीं है, ठीक है, ये जो एल्गोरिदम है वो ठीक काम करता है या नहीं करता, वो कैसे करता है, ये हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 24 यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो जो लोग चैनल पे न्यू आए हैं उन सबसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर कोई भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझे ईमेल पे भी रब्ता कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल फराहम कर दूंगा, व्हाट्सअप नंबर भी है, तो आप वहाँ पे भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपका रिप्लाई जितना जल्दी मुझसे हो सके मैं करूँगा। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ये दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस कोर्स को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।